गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास एसएसटी का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेसन कर रहे हैं, विकास। सबसे पहले तो हमें लेसन का पता होना चाहिए कि लेसन का नाम क्या है। विकास क्या होता है? जीवन स्तर में सुधार करना विकास कहलाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए विकास की परिभाषा है वो अलग अलग है। वो किस प्रकार से अलग अलग है मैं बताती हूँ आपको। जैसे एक किसान है, किसान के लिए विकास करना क्या होता है कि उसकी जो खेती है वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न हो, जिसके कारण उसकी आर्थिक आय भी क्या होगी, ज़्यादा होगी और उसका विकास होएगा। एक भूमिहीन किसान के लिए जो विकास वो क्या होगा कि उसके पास खुद की क्या होनी चाहिए, जमीन होनी चाहिए। तो वो क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। तो आज हम बेटा जो लेसन फर्स्ट है उसके अभ्यास के प्रश्न करेंगे। किस प्रकार से देखो, सामान्य किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? देखो, विकास है विकसित जिसकी प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर और लोगों का स्वास्थ्य स्थिति ज्यादा होगी तो वो देश उतना ही विकसित होगा। तो इसमें क्या आएगा? उपरोक्त सभी। निम्नलिखित पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो श्रीलंका देश की स्थिति है। वहाँ की प्रति व्यक्ति आय, लोगों का स्वास्थ्य और औसत साक्षरता दर, ये तीनों भारत से क्या है? ज्यादा है। प्रश्न नंबर 3, मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार हैं। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 5,000 रुपये है। अगर तीनों परिवारों की आय क्रमशः 4,000, 7,000 और 3,000 रुपये है तो चौथे परिवार की आय क्या होगी? तो इन्होंने बताया है 6,000 होगी। तो ये किस प्रकार से निकालेंगे? देखो, हम करके देखते हैं इसको। देखो बेटा, हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे। मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार हैं। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपये है। अगर तीनों परिवारों की आय 4,000, 7,000 और 3,000 है तो चौथे परिवार की, तो हमने कौन से परिवार की निकालनी है? चौथे परिवार की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सूत्र होता है। सूत्र कौन सा होता है? सिग्मा x बाय में n। सिग्मा इन सभी देशों की जो परिवारों की आय है वो हमें क्या कर लेनी है? जोड़ लेनी है। n क्या होती है? संख्या, टोटल कितने ये परिवार हैं तो कितने हैं? 4। और जो इन्होंने दे रखी है प्रति व्यक्ति आय, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय वो कितनी दे रखी है? हमें 5,000 रुपये है, जिसको हम क्या करते हैं? सिग्मा बार के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हमें निकालना है। जो n है वो 4 है, सिग्मा x जो x बार है वो कितना है? 5,000 रुपये है। पहले परिवार की आय है वो 4,000, दूसरे की है 7,000, तीसरे परिवार की आय है वो कितनी है? 3,000 रुपये है। और चौथे की जो हमें निकालनी है तो उसको हम क्या कर लेंगे? x मान लेंगे और इन सभी को जोड़ लेंगे। तो जो जोड़ है वो कितना आएगा? 14,000 प्लस में x आएगा। जो सूत्र है वो क्या होगा? सिग्मा बार इज इक्वल टू सिग्मा x बाय में n। तो सिग्मा बार है वो कितना दिया गया है? हमें 5,000 दिया गया है। और सूत्र में पुट कर दो, सिग्मा x कितना आ गया हमारा? 14,000 प्लस में x और n कितना हमारा? 4 है। तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? 20,000 इज इक्वल टू 14,000 प्लस में x को एक तरफ ले आओ और 20,000 में से क्या माइनस कर दो आप? 14,000। तो इस प्रकार से कितना आ जाएगा आपका? 6,000 आ जाएगा। चौथा लेसन देखो आपका, विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है? इस मापदंड की अगर कोई सीमा है तो क्या है? विश्व बैंक है। बैंक में हम किसकी बात करते हैं? हमेशा पैसों की बात करते हैं। तो इसमें जो विश्व बैंक है वो हमेशा जो वर्गीकरण करता है प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ही करता है। जो 2006 के अनुसार देश का जो वर्गीकरण करने में इस मापदंड का प्रयोग किया गया है वो देश जिनकी 2004 में प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 प्रति वर्ष या इससे अधिक है। यानी कि एक व्यक्ति की एक साल की आमदनी औसतन 4,53,000 प्रति वर्ष या इससे अधिक है तो वो देश क्या कहलाएगा? अपना विकसित या समृद्ध देश कहलाएगा। जिसकी 37,000 है, एक देश जिसकी प्रति व्यक्ति
आय है एक वर्ष में 37,000 से कम है तो वो देश क्या कहलाएगा आपका अल्प विकसित। और जिस देश की जो प्रति व्यक्ति आय है 37,000 से लेकर के 4,53,000 रुपए है तो वो देश क्या कहलाएगा आपका विकासशील देश कहलाएगा। सीमा, इसकी सीमाएं क्या है? यह मापदंड हमें आय के वितरण के बारे में जानकारी नहीं देता, सही वितरण के बारे में जानकारी नहीं देता। जैसे किसी व्यक्ति की एक साल की आमदनी है वो किसी की 50,000 हो और किसी की अरबों में है तो ये हमें सही जानकारी नहीं देता। ये सभी की हमें औसत के आधार पर निकाल कर ही हमें जानकारी देता है। और ना ही जो विश्व बैंक वो तो पैसे देखता है, ना तो वहाँ की शांति, स्वास्थ्य, पर्यावरण, शिक्षा, आयु, दीर्घ आयु की केवल आर्थिक मापदंड पर ही ध्यान दिया जाता है, इन सब पर ध्यान नहीं दिया जाता। विकास मापने का यूएनडीपी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम का मापदंड किस पहलुओं पर विश्व बैंक के मापदंड से अलग है? देखो इसमें एक बात कॉमन अलग है, जो यूएनडीपी है वो किस आधार पर मापता है किसी देश को विकसित है, विकासशील है या अलग विकसित है? वो देखता है कि उस देश में लोग कितने पढ़े लिखे हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है और उनकी आय कितनी है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, उन सभी को देखता है। लेकिन विश्व बैंक वो केवल और केवल प्रति व्यक्ति आय को ही देखता है। हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं? हम औसत का प्रयोग भाई किसी का एक दूसरे से तुलना करने के लिए हम औसत का प्रयोग करते हैं। अब ये तो नहीं कह सकते भाई भारत में 125 करोड़ जनसंख्या है, दूसरे देश में इतनी जनसंख्या, उसका एक आदमी इतना अमीर है और उस देश का 4 आदमी इतने अमीर है। ऐसे हम एक की तुलना नहीं कर सकते। हम पूरे देश की जो आय के आधार पर और दूसरे देश की सारी आय के आधार पर ही एक दूसरे की तुलना कर सकते हैं। औसत आय की सीमाएं भाई यह आय के वितरण में संबंध में सही तस्वीर पेश नहीं करता और औसत आय अभौतिक वस्तु और सेवाओं के बारे में कोई जानकारी हमें नहीं देती। भाई नवीकरणीय क्या होता है और अनवीकरणीय? नवीकरणीय क्या होता है? जिसका एक बार हम प्रयोग करके दोबारा से उसको प्रयोग में ला सकते हैं। नवीकरणीय क्या होता है? नया, जिसका एक बार प्रयोग कर लिया तो दोबारा भी उसको हम बनाकर प्रयोग कर सकते हैं। नवीकरणीय जिसको नया दोबारा से नहीं बनाया जा सकता। जैसे कोयला है, कोयला हमने जला लिया तो दोबारा से उसका कोयला हम नहीं बना सकते हैं। खनिज तेल है, अब हम गाड़ी चला रहे हैं उसमें हम क्या करते हैं, पेट्रोल डीजल का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने गाड़ी चलाई तो साथ में ही वो क्या कर जाता है, जल जाता है, लेकिन हम दोबारा से उसका नहीं बना सकते हैं। हमारे अनवीकरणीय स्रोत कहला। नॉलेज धारणीय का विश्व विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण? धारणीय क्या होता है? पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना किए जाने वाला विकास क्या कहलाता है? धारणीय विकास। ये क्या कैसे करते हैं हम? ये इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करें कि वर्तमान पीढ़ी की भी आवश्यकताएं पूरी हो सके और आने वाली पीढ़ी की भी हम आवश्यकताओं को पूरा कर सके। वर्तमान पीढ़ी जो अब हम हैं, आपके जो मम्मी पापा हैं, ये वर्तमान पीढ़ी है। और भावी पीढ़ी कौन सी होती है? जो आप बच्चे हैं छोटे, वो हमारी क्या होगी? भावी पीढ़ी। तो हम इस प्रकार से प्रयोग करें संसाधनों का कि ताकि हम तुम्हारे लिए यानी कि भावी पीढ़ी के लिए भी बचा करके रख सके। वो क्या कहलाता है? धारणीय विकास। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि जिस प्रकार से हम बहुत सारे संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं तो वो एक टाइम के बाद क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। और यदि संसाधन समाप्त हो गए तो हमारा विकास भी क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि हमने इस प्रकार से संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए ताकि हम वर्तमान की भी आवश्यकताओं को पूरा कर सके और भावी पीढ़ी के लिए भी बचा करके रख सके। आगे 10वां क्वेश्चन, धरती के पास सब लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन एक ही व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। यह कथन विकास की चर्चा में कैसे प्रसंगित है? चर्चा कीजिए। ये कहते हैं कि हमारे धरती के पास संसाधन तो बहुत ज्यादा हैं,
यदि हम धारणीयता यानी कि उसका सही तरीके से प्रयोग करें तो हमारी जो धरती हमें निराश नहीं करेगी। निराश मतलब वो संसाधन हमें प्राप्त होते रहेंगे। यदि हम उसका अनावश्यक रूप से प्रयोग करते रहे तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे संसाधन है वो समाप्त हो जाएंगे। तो क्या बहुत सारे लोग हैं वो लालच बस क्या करते रहते हैं, बहुत चीजों का अनावश्यक प्रयोग करते रहते हैं कि वो सोचते हैं कि हमारी जो क्या हो जाए, पूर्ति हो जाए, दूसरों का हमें क्या लेना। इस प्रकार से सभी लोग करने लग जाएं तो वो संसाधन समाप्त हो जाएंगे और दोबारा से हमारा जो विषय है वो क्या हो जाएगा, लो स्थिति में आ जाएगा। भाई आगे आता है पर्यावरण के गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाइए जो अपने आपके आसपास देखे हो। गिरावट, आपको कैसे पता चला है कि पर्यावरण में गिरावट आ गई है? हम ये दिखाई नहीं देता, हम महसूस कर सकते हैं उसको और थोड़ा बहुत हम अंदाजा लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? जैसे भूमिगत जल है, जो भूमि का जो जल स्तर है वो नीचे चला गया है। जैसे हम हरियाणवी भाषा में कहते हैं कि चोवा क्या होता है, नीचे चला गया है। कि पहले हमारा जो ट्यूबवेल था वो क्या पे था, 200 पे 250 पे था, लेकिन अब तो कितने पे चला गया है, 300 पे चला गया है। तो हमारा जो भूमिगत जल स्तर है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो आगे है भाई नदियों के तेजाब युक्त पानी। तेजाब युक्त कैसे होगा भाई? जैसे हमारी जो फैक्ट्री है, कंपनी है, उनका जो गंदा पानी है वो हम कहाँ पर बहा देते हैं, नदियों में बहा देते हैं, जिसके कारण नदियों में तेजाब युक्त पानी हो जाता है और जलीय जीव और मछलियां मरना शुरू हो जाती हैं। हवा में धूल और कार्बन के अंश बहुत अधिक होते हैं भाई। जैसे हम कपड़ा, धोला कपड़ा धो करके सुखाते हैं तो उनपे हमें क्या लगती है, कालीन लगी हुई दिखती है भाई। आगे भाई पेड़ पौधों के नष्ट हो जाने से कारण अब पहले की अपेक्षा है गर्मी क्या होने लगी है, ज्यादा होने लगी है। हरी भूमि बंजर होने लगी है। बंजर भूमि क्या होती है, जहां पर हम फसल है वो अच्छी नहीं होती या ना के बराबर होती है, वो भूमि क्या कहलाती है, बंजर भूमि कहलाती है। आज बेटा हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।